ये एसटीएफ का गठन हुआ था, तो एसटीएफ में कुछ स्पेशली मतलब ट्रेनिंग के बाद एसटीएफ में, क्योंकि नॉर्मल पुलिस भी सेम चीज को ही कर रही होती थी। तो ये हल्ला हुआ कि साहब इस अपराधी ने, और उस समय वो एकदम जैसे कहते हैं ना शवाब पे था, इस अपराधी ने माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के मारने की सुपारी ले ली है। AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, एक मैगजीन, दो मैगजीन, 3 लोग थे, पिस्टल और AK-47। सर, वीरेंद्र शाही के साथ इतने गार्ड्स हुआ करते थे, श्री प्रकाश शुक्ला ने फिर भी उनको मतलब मार। एनकाउंटर हम लोगों का हुआ था एसटीएफ का, नई नई एसटीएफ बनी थी। श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर के बाद का हुआ था, जहां हम लोग पहुंचते थे उसके 1 घंटे पहले वो वहां से निकल चुका होता था। तो जैसे होता ना, तू डाल डाल मैं पात पात, तब उत्तराखंड भी मतलब इतना बड़ा प्रदेश था, उसमें एक अपराधी के लिए ये यूनिट बनाई। श्री प्रकाश शुक्ला का जो अपराध के जगत में आना हुआ था, वो उसकी बहन को छेड़ा गया, ये किस्सा। वो गिड़गिड़ाने लगा, बहन बन हुई उसके, कि साहब कल तक हमको मार देगा वो। तो सब लोगों ने कहा भाई तुम बहन हुई हो, तुम्हें क्यों मार देगा। मैसेज दे चुका है कि जिसने फ़ोटो दी या जिसके पास मेरी फ़ोटो मिली, जिसके पास है वो उसको नष्ट कर दे, जला दे, उसको दुकान से बाहर घसीटे और सड़क पे गोली मार दे। और ये कहा कि तुम फ़ोटो दोगे पुलिस को। खौफ था उसका उस समय का, मतलब खौफ था। ऐसा सुना दुकानें बंद हो जाती थी जल्दी। इसी हजरतगंज में 8-9 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती थी। अपराधी भाग रहे थे, हम लोग पीछा कर रहे थे, दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी, हजारों लोग उस एनकाउंटर को देख रहे थे। मतलब उसने अपने गैंग मेंबर, 3 ही आदमी का गैंग रखता था, आनंद पांडे की बहन को नहीं छोड़ा उसने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वायरल फास्ट के इस पॉडकास्ट में। मैं आपका होस्ट विराट। आज का जो एपिसोड है हमारा वो बहुत खास है। आज के जो मेहमान हैं हमारे वो बहुत खास हैं। आप पूर्व आईजी, पूर्व आईपीएस राजेश पांडे जी, आपने समाज को अपराध मुक्त बनाने में देश की बहुत सेवा करी है। कुछ दिन पहले मैं सर की ही लिखी हुई किताब वर्चस्व पढ़ रहा था। इस किताब को पढ़ते पढ़ते, इस पूरी किताब की यात्रा को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ ऐसी अनसुनी, अनकही कहानियां होंगी जो अभी भी बची होंगी, जो मुझे नहीं पता है, आपको नहीं पता है। तो आई इन्वाइटेड एंड ही एक्चुअली एक्सेप्टेड माई इन्विटेशन। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विराट जी। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जन्म स्थान, प्रारंभिक शिक्षा, ये सब कहाँ से हुआ सर? मैं मूल रूप से प्रयागराज का रहने वाला हूँ, मेरा जन्म स्थान भी वही ज़िला है और मेरी सारी शिक्षा दीक्षा वहीं से हुई है। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रयागराज, पहले इलाहाबाद था, GIC इलाहाबाद कहते थे, वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया। उसके बाद फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BSc किया, MSc किया, नेट क्वालिफाई किया, JRF रहा, SRF रहा, उसके बाद फिर सेवा में आया। अच्छा सर, ये पुलिस ऑफिसर बनने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली, या आपका मन हुआ? देखिए, इंस्पिरेशन ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपने फादर को देखता, मेरे पिताजी डिप्टी रजिस्ट्रार थे हाई कोर्ट में। Okay. तो पुलिस का ऐसा नहीं था कि हमें पुलिस में ही जाना है, ऐसा कोई टारगेटेड हमारा प्रयास नहीं था। कंपटीशन है, सिविल सर्विसेज भी दिया और ये PCS भी दिया। और आप तो जानते हैं मेरिट में आप जहाँ स्टैंड करेंगे, वो जो अवेलेबिलिटी होगी, आप बिल्कुल टॉप पे होंगे, IAS होंगे, SDM होंगे, उससे नीचे आएंगे तो IPS होंगे या PPS होंगे। तो एक बार जब PPS में आ गया तो मुझे लगा कि जब ये इसी के लिए मैं डेस्टिन्ड हूँ, यहीं आना है, तो फिर उसी में मन लगा के काम किया। कोई ऐसा नहीं है कि पहले से ही दिमाग बना के रखा था कि मुझे यही करना है या ये करना है। पहले बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे, ऑप्शंस अब बहुत ज़्यादा हैं। पहले अगर आप इंटरमीडिएट कर लिए हैं तो आपको घर वाले और समाज, आपका परिवार वाले के साथ या तो इंजीनियरिंग की तरफ जाएं या मेडिकल की तरफ जाएं, और दूसरी तीसरी कोई चीज़ नहीं थी। या फिर आप जब ग्रेजुएट हो जाएं, उसके बाद पढ़ाई लिखाई में थोड़े अच्छे हों तो लोग कहते हैं भाई IAS PCS में अपीयर होइए। अब तो बहुत ढेर सारे, सैकड़ों अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बच्चे कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी सिविल सर्विसेज में ही जाएं, जो जहाँ हैं वहाँ अच्छा कर रहे हैं। Okay. सर, एक पुलिस वाला भी अपने देश के लिए जान देता है, लेकिन जैसे आप इंडियन आर्मी को देखते हैं तो एक रिस्पेक्टेड वाला सिनेरियो होता है, बट वो सेम रिस्पेक्ट मुझे पुलिस में नहीं दिखती लोगों के बीच। देखिए, उसके तमाम कारण हैं। पहली बात तो उसका जो ऐतिहासिक कारण है वो ये है कि पुलिस का गठन हमारे जो ब्रिटिश पीरियड में हुआ वो दमन के लिए हुआ। जो उसको बनाया गया वो दंड ओरिएंटेड था कि आप
अगर ब्रिटिश शासन के ख़िलाफ़ कहीं जाएंगे या आप ब्रिटिशर्स के काम में अड़ंगा डालेंगे तो फिर आपको वो दंडित करेंगे अपने हिसाब से। आईपीसी, सीआरपीसी ये सब उसी हिसाब से बनाई गई थी और वही चलता चला आया, तो लोगों के दिमाग में वो चीज़ रची बसी हुई है। अब वो चेंज हो रहा है और अभी जो आईपीसी, सीआरपीसी में भारतीय न्याय संहिता और बीएनएसएस ये जो नया आया है पिछले साल 1 जून या 1 जुलाई को जो लागू हुआ है, इसमें बड़ा आमूल-चूल परिवर्तन होगा, बहुत आमूल-चूल परिवर्तन होगा। और अब जो अब का सेटअप है, यानी अब का जो आईपीसी को जिस तरह से उन्होंने भारतीय न्याय संहिता और इसमें चेंज किया है, तो ये दंड ओरिएंटेड नहीं है, ये न्याय ओरिएंटेड है। कि अगले को न्याय मिले, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है या जिस किसी ने गलत किया है वो भी न्याय के तराजू पे तौला जाएगा और उसकी जो गलती है उस पे उसे दंडित किया जाएगा। तो अब वैसा पहले जैसा नहीं है और छवि भी पहले से बहुत सुधरी है। क्योंकि ब्रिटिश पीरियड में तो आप जानते हैं कि गांव में अगर एक सिपाही चला गया तो गांव के गांव खाली हो जाते थे। आप सिपाही की बात छोड़ दीजिए, एक चौकीदार हुआ करता था, अब भी होता है। वो लाल साफा बांधता था और हाफ पैंट खाकी पहनता था, बड़ी सी बेल्ट, उसको चपरास कहते थे, लगी होती थी। वो जब गांव में घुसता था तो लोग खाली कर देते थे कि पता नहीं ये कौन सी आफत लेके आया है, किसका वारंट लेके आया है, किसके बारे में सूचना देने आया है। क्योंकि वो पहले, क्योंकि इनकी सिपाहियों की या सब इंस्पेक्टर की संख्या बहुत कम थी, थानों में बहुत कम थी और इनसे बहुत काम लिया जाता था, इसीलिए इनको विलेज चौकीदार, ग्राम चौकीदार कहते थे। फिर आज़ादी के बाद इनका रोल कम हुआ, धीरे धीरे बहुत कम हुआ। फिर से अब इनको रिवाइव किया गया है कि नहीं भाई इनसे काम लिया जाए। इनको जो मानदेय दिया जाता था वो बढ़ाया गया। तो वो ज़माना दूसरा था, अब ज़माना दूसरा है। देखिए आर्मी की या हमारी सेनाओं की रिस्पेक्ट, देखिए उनका काम बड़ा है, देश की रक्षा करते हैं, सीमाओं पे रक्षा करते हैं और हम जिसको कहते हैं बेफिक्र रहते हैं उनकी वजह से। जिस किसी भी देश के देशवासी को ये लगे कि साहब हमारी सेना कमज़ोर है, हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं, तो वो सो नहीं पाएगा। और हम अपनी सेनाओं की वजह से या जिनकी वजह से हम पूरी तरह सुरक्षित हैं, उनके प्रति हमारा सम्मान। आप देखिए कभी कोई फौजी सड़क पर जाता है तो छोटा बच्चा भी है वो भी ज़ोर से सैल्यूट करता है उसे, क्योंकि उनका जो सम्मान है उसका तो कोई। और पुलिस के साथ क्या है कि पुलिस पब्लिक के साथ बहुत उसका मिलना जुलना है, इंटरमिंगल्ड होती है। और अगर वो पब्लिक से नहीं मिलेगी तो फिर वो उतनी इफ़ेक्टिव रहेगी नहीं कभी। तो पब्लिक के बीच में रहने से, आने जाने से, अपराध को वर्कआउट करने से, उनसे बातचीत करने से, उनको अरेस्ट करने से, तमाम चीज़ें हैं कि लोग कहीं कहीं पे उनकी गलतियों को भी ढूंढते हैं, बताते हैं, कहते हैं। तो उसकी वजह से छवि, लेकिन अब छवि में बहुत सुधार हुआ है, अभी पारदर्शिता भी आ गई है, बहुत पारदर्शी। देखिए जब से ये सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हो गई, जैसे आज से कोई 10 साल पहले जब एफआईआर होती थी तो वो एफआईआर हाथ से लिखी जाती थी, थाने पे हाथ से लिखी जाती थी। और 10 साल बाद जब कभी गवाही में वो मुंशी जो लिखता था वो आता था तो अपनी लिखी हुई एफआईआर नहीं पढ़ पाता था। अब सीसीटीएनएस का सिस्टम आया कि एफआईआर का फॉर्मेट पूरे देश में एक जैसा है। आपको अगर दक्षिण में जो नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ की कोई एफआईआर अगर आपके पास आ जाए, आप भाषा नहीं जानते हैं लेकिन आपको पता है कि किस जगह उसका टेक्स्ट लिखा होगा, किस जगह उसकी धाराएं लिखी होंगी, तो आप उससे एक हल्का फुल्का अंदाज़ लगा लेंगे कि किस तरह की ये एफआईआर है, किस अपराध से रिलेटेड ये एफआईआर है। और सर कुछ डिजिटली भी हो गई है क्या? सब देखिए ऐसा है ना, पहले केस डायरीज सब इंस्पेक्टर हाथ से लिख के सबमिट करता था कोर्ट में, अब वही सब इंस्पेक्टर उसी कंप्यूटर पर अच्छे से जो जैसे वो टाइप करके और उससे लिखता है, सबमिट करता है। अब एफआईआर को पढ़ने में किसी को दिक्कत नहीं है, पारदर्शिता इतनी है कि आपको आपके एफआईआर की कॉपी भी मिल जाती है डिजिटली, सब डिजिटल है, सब अवेलेबल है। अब उसके अलावा देखिए पुलिस के अलावा जब जुडिशरी डिजिटल हुई, पहले आपने देखा होगा कि आपको अगर किसी मुकदमे में अपनी तारीख का पता करना है तो आप अदालत तक जाइए या अपने वकील के थ्रू जाइए, मुंशी से पूछिए, तमाम उसकी सिफारिश करिए,
तब पता लग। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च और उच्च न्यायालय ने तो सब पारदर्शी कर दिया है। आप अपने मुकदमे का स्टेटस देख सकते हैं, क्या और लास्ट ऑर्डर हुआ वो देख सकते हैं, अगली तारीख कब है वो देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में थोड़ा देर से आया, लेकिन अब उसमें भी लगभग पारदर्शी है। और कि कब मुकदमा फ़ाइल हुआ, पहले तो ये था कि आपको पता ही नहीं लगता था स्टे का मुकदमा कब फाइल हो गया। अब ये है कि जैसे ही सवेरे देखेंगे और आपसे संबंधित अगर कुछ है तो आप उसको फिगर आउट कर सकते हैं कि ये फ़लाँ अदालत में फ़लाँ मुकदमा मैंने किया है या मेरे खिलाफ़ किया गया है। तो बहुत पारदर्शी हो गया है अब। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आ गई फास्ट हैं। ट्रैक कोर्ट्स आ गई, बहुत अब उतनी दिक्कत नहीं। यही वजह है कि देखिए, आप देख रहे होंगे कि महिलाओं संबंधी अपराध में ट्रायल भी बहुत जल्दी ख़त्म हो रहे हैं और सज़ा भी बहुत ठीक हो रही है, जल्दी हो रही है। तो उससे लोगों के अंदर विश्वास भी बढ़ रहा है कि नहीं साहब, अब पहले जैसी हालत नहीं है, पहले जैसा नहीं है कि साहब जो मर्जी हो, जहाँ मर्जी हो, आपको पता ही नहीं है क्या क्या हो रहा है। आपके खिलाफ़ सारी चीज़ें हो गई, आपको पता नहीं, एक दिन पुलिस आई आपको ले गई, अदालत में गए तब आपको पता लगा कि क्या आरोप है। अब तो नई वाली जो संहिता है इसमें तो सब चीज़ हैं कि एक नोडल अफसर होगा, आपके विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है उसके बारे में ब्रीफ करेगा। आपको अगर अरेस्ट किया गया है तो आपके परिवार वाले, आप किसी वकील को करना चाहते हैं, सब उन्होंने दे रखा है कि साहब कितने दिन में क्या होगा, सब टाइम लिमिट फिक्स कर दी है। थोड़ा समय लगेगा, एक दो साल। जागरूकता की ज़रूरत है कि लोगों को तो ये पता हो कि उनका ये प्रोसेस होगा। देखिए, यंगस्टर्स जो हमेशा मोबाइल पर हैं, जो हमेशा लैपटॉप पे हैं, टैब पर हैं, लैपटॉप पर हैं, वो जागरूक हैं, उनको सब पता है। आपने देखा होगा बहुत ढेर सारी रील्स आ रही हैं कि लड़के की मोटरसाइकिल को या गाड़ी को किसी ट्रैफिक वाले ने रोका, तो वो बहस करता है। आप बताइए क्यों रोका गया है, मैंने क्या गलती की है, पेपर्स हमारे सब ठीक हैं। तो वो जागरूक हो रहे हैं। धीरे धीरे ये बढ़ेगा। बदल गया है, बहुत बदल गया है। अच्छा सर, मैं आपका वो देख रहा था, आपने अपने पूरे कार्यकाल में सर कितने एनकाउंटर्स किए, उसमें सबसे मुश्किल एनकाउंटर कौन सा था? देखिए, एनकाउंटर कोई ऐसा नहीं है कि मुश्किल और आसान हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप एनकाउंटर को इस श्रेणी में नहीं बांट सकते कि मुश्किल एनकाउंटर था कि आसान एनकाउंटर था। देखिए, अपराधी पर ये डिपेंड करता है कि अपराधी कैसा था, कितना दिन उसका पीछा करना पड़ा, उसको उस तक पहुंचने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े। और जब ये पता हो कि वो अपराधी ज़रूर रिटेलिएट करेगा, उसकी पास्ट हिस्ट्री है रिटेलिएट करने की, तो बिना अपना नुकसान किए हुए, भाई कोई अकेले कहीं किसी अपराधी के पीछे टीम होती है, तो हमारे टीम का कोई नुकसान ना हो, और अगर वो रिटेलिएट करता है तो आत्मरक्षा में हम गोली चलाएंगे। तो वो जिसको ये कह सकते हैं, कभी भी वो किसी उसको आसान की श्रेणी में आप नहीं कर सकते हैं। ये है कि कभी हमारा मुकद्दर बहुत अच्छा है, हमें 10 दिन में मिल गया, कभी हमारा मुकद्दर बहुत ख़राब है कि 4 बार स्लिप हुआ और फिर तब मिला। तो मुश्किल आसान का ये ऐसा कुछ नहीं है। एक इनकाउंटर हम लोगों का हुआ था एसटीएफ का, नई एसटीएफ बनी थी, श्री प्रकाश शुक्ला के इनकाउंटर के बाद का हुआ था। एक गैंग था बबलू श्रीवास्तव का, उस समय किडनैपिंग उसने बिल्कुल चरम पे पूरे देश में कर रखी थी। कलकत्ता में एक किडनैपिंग के सिलसिले में वो था, और हम लोगों को गुजरात से उसकी टिप ऑफ मिली थी। वहाँ के एक बड़े व्यापारी बाबू भाई सिंह भी, नमक के बहुत बड़े व्यापारी हैं गुजरात के, उनकी किडनैपिंग का अटेम्प्ट हुआ था। किडनैप हो नहीं पाए थे, किडनैपर्स भाग गए थे, उनके पास उनके जो मोबाइल, कपड़े, बैग, गाड़ी ये छूट गई थी, उससे टिप ऑफ मिला था। तो हम लोगों की पूरी टीम कलकत्ता में गई थी, वहाँ बदमाशों से आमने सामने इनकाउंटर हुआ था। और पार्क रोड, वहाँ का पार्क रोड थाना भी है, बिज़ी लोकेशन है, अपराधी भाग रहे थे, हम लोग पीछा कर रहे थे, दोनों तरफ से गोलियाँ चल रही थी, हज़ारों लोग उस एनकाउंटर को देख रहे थे। तो वो थोड़ा सा जैसे ये कहते हैं कि वो परेशानी के नज़दीक था वो एनकाउंटर। और फिर उसमें ठीक है, हम लोग प्रिवेल किए, 4 वहीं मौके पे मारे गए, और 2 बड़े जो उसमें अपराधी थे, एक मंजीत सिंह मांगे था जो कस्टम्स कलेक्टर एलडी अरोरा की हत्या में वांछित था, और 2.5 लाख रुपए के नाम सीबीआई ने उस पर रखा था। वो घायल हुआ था, बाद में जिंदा बच गया, और फिर अभी भी शायद जेल में ही है। तो वो थोड़ा सा टफ था। एक तो दूसरे प्रदेश में था, कलकत्ता में था, वेस्ट बंगाल में था,
थोड़ा वहाँ उस समय कम्युनिस्ट सरकारें थीं, तो थोड़ा मुश्किल था कि आप वहाँ जाके इस तरह का कोई ऑपरेशन करें, लेकिन हॉट चेज़ में करना पड़ा और कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि अगर आप हॉट चेज़ में वहाँ 4 अपराधी, बबलू श्रीवास्तव गैंग के 4 अपराधी वहाँ मारे गए थे, 2 घायल हुए थे, फिर दोनों पकड़े गए। तो इस तरह से है, और मुश्किल और आसान का कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है इसमें। सर जैसे ये सब होता होगा, घर में भी लोग हैं काफ़ी, क्योंकि ये एक ऐसी जॉब है जिसमें आप गैंगस्टर्स से या अपराधियों से डायरेक्ट वन ऑन वन होते हैं। घर में भी सर कभी कभी तो ऐसा होता होगा कि लोग चिंतित रहते होंगे, या कभी ऐसा बोला जाता होगा कि ये जॉब छोड़ दो। पहले तो माँ लोग ऐसे होती थी कि नहीं इतना। अब देखिए, एक बार आ गए पुलिस में तो सबको जानकारी हो गई कि हम पुलिस में हैं, परिवार पूरा जानता है, पुलिस का जोखिम भी सब जानते हैं, पढ़े लिखे लोग थे, बच्चे भी जानते हैं, पत्नी भी जानती थी, मेरे पेरेंट्स भी जानते थे, और सामान्य रूप से ज़्यादातर समय पेरेंट्स मेरे साथ रहे। और उनको पता था, वो भी अखबार पढ़ते थे, वो भी टीवी देखते थे, और कभी कभी माँ जो है मेरी, वो थोड़ा चिंतित होती थी कि ये सब बेटा क्या तमाशा है क्या नहीं। बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी वो, और जब कभी भी वो घर वाले अखबारों का बताते थे या टीवी पे कभी देखती थी कि आज एसटीएफ ने ये किया, आज एसटीएफ ने वो किया, तो कभी कभार वो कहती थी कि क्या ज़रूरत है, बाकी भी तो पुलिस वाले हैं, क्यों तुम लोग। तो हम उनसे यही कहते हैं कि माता जी, अब जो काम दिया गया है, दूसरे जिन लोगों का पीछा हम लोग कर रहे हैं वो कौन से शरीफ आदमी हैं, बदमाश लोग हैं, लोगों का नुकसान कर रहे हैं, मार रहे हैं, किसी की किडनैपिंग कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो करेगा। तो इस तरह से माँ को हम लोग समझाया करते थे, और माँ को समझाने में मैं ही अकेले नहीं, मेरे बच्चे भी समझाते थे, मेरी पत्नी भी समझाती थी। तो मानसिक रूप से सभी तैयार थे कि नहीं, पुलिस में हैं तो ये रिस्क है। अच्छा सर, जो ये एसटीएफ का गठन हुआ था, तो एसटीएफ में कुछ स्पेशली मतलब ट्रेनिंग के बाद एसटीएफ में, क्योंकि नॉर्मल पुलिस भी सेम चीज़ को ही कर रही होती थी प्रदेश स्तर पे। देखिए, ऐसा है ना, एसटीएफ का गठन एक विशेष परिस्थिति में हुआ। आपने सुना होगा, आपने बहुत जगह पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि एक हल्ला हुआ कि एक अपराधी है श्री प्रकाश शुक्ला जी। श्री, कभी कभी लोग कंफ्यूज करते हैं कि क्या आदर सूचक है श्री या उसके नाम में इंक्लूडेड है। कुछ लोग ये भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं कि साहब ये शिव प्रकाश शुक्ला था या श्री प्रकाश शुक्ला था, लेकिन वो श्री प्रकाश शुक्ला ही था, और श्री उसके नाम में इंक्लूडेड था, कोई आदर सूचक शब्द की वजह से श्री नहीं लगाया जाता। तो ये हल्ला हुआ कि साहब इस अपराधी ने, और उस समय वो एकदम जैसे कहते हैं शवाब पे था, इस अपराधी ने माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के मारने की सुपारी ले ली है। अच्छा, ये मतलब बाहर समाज में नहीं आया, बाहर पब्लिक में नहीं आया, पुलिस में भी नहीं आया। हुआ कुछ यूँ कि स्वर्गीय अजय राज शर्मा साहब, अभी उनका देहावसान हुआ है, हमारे ख्याल से 2-3 महीने पहले। वो एडीजी थे उस समय, और एक दिन मुख्यमंत्री जी ने, और लखनऊ से उनकी पोस्टिंग सीतापुर में एक ट्रेनिंग कॉलेज में हो गई थी, उनको फ़ोन किया और उन्हें बुलाया। तो उन्होंने एक किताब लिखी है, बाइटिंग द बुलेट। इस सारी डिटेल उन्होंने लिखी रिटायरमेंट के बाद। उसके पहले हम लोग भी कयास लगाते थे, हम लोगों को पूरी बात पता नहीं थी, न बताई गई थी। तो माननीय कल्याण सिंह जी ने अजय राज शर्मा साहब को बुलाया। अपनी किताब में वो लिखते हैं कि वो थोड़ा परेशान से अपने कक्ष में, अपने चैम्बर में टहल रहे थे, मुझे बुलाया। मैंने पूछा, बताएं सर क्या आदेश है? तो उन्होंने कहा मैंने स्पेसिफिक पर्पज़ से बुलाया है, और एक बदमाश है जिसने मेरे मारने की सुपारी ली है, ऐसा उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। बदमाश है, उसने मेरे मारने की सुपारी ली है। तो इसकी कार्रवाई के लिए, इसको उस तक पहुंचने के लिए आप एक अलग से टीम बनाइए, जिसमें डेडिकेटेड लोग हों जो सिर्फ यही काम करें, क्योंकि काम अभी भी कर रहे हैं लोग, लेकिन ज़िलों में पोस्ट हैं, और फिर वो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जो क्राइम हुआ है उसको मॉनिटर करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो आप एक टीम बनाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है सर। पहले तो अपनी किताब में वो लिखते हैं कि पहले तो उन्हें थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन सा बदमाश है जिसने मुख्यमंत्री के मारने की सुपारी ले ली, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन उसमें कुछ शर्तें रखी उन्होंने कि साहब, पहला तो ये कि अधिकारियों का चयन मैं खुद करूँगा, उसमें किसी तरह का कोई जोर दबाव कि इनको भी रखो, ये नहीं होना चाहिए। कल्याण सिंह डिफरेंट तरह के थे, और वो
अपराध के विरुद्ध उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की शुरुआत उन्होंने की थी, जिसको जीरो टॉलरेंस कहा जाता है। आज भी है, आज के मुख्यमंत्री भी वही कर रहे हैं। लेकिन उस ज़माने में जब अपराध अपने चरम पे था, तब कल्याण सिंह जी ने बिल्कुल अपराध पे, जिसको कहते हैं ना कि वो कोई नो नॉनसेंस टाइप के मुख्यमंत्री रहे। कभी उन्होंने कोई सिफारिश नहीं की, कभी उन्होंने पुलिस को एकदम फ्री हैंड दिया। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल रखिए। फिर उन्होंने ये कहा कि साहब हमारी जो पुलिस की जीपें हैं वही महिंद्रा नीले रंग की, हम उसका पीछा इस तरह नहीं करेंगे। मेरे भी संज्ञान में है कि वो बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियों का इस्तेमाल करता है। तो उनका ठीक है। तो उस समय जो सबसे अच्छी गाड़ी, उन्होंने कहा आप गाड़ी भी ले लीजिए, आदमी भी ले लीजिए। उन्होंने कहा साहब हम किसी थाने या पुलिस से ऑपरेट नहीं करेंगे, हमारा अलग सेटअप होगा। उन्होंने कहा डन, ये कर लीजिए, लेकिन आपको 6 महीने का समय है, इसमें आपको अनलिमिटेड टाइम नहीं दिया जा सकता। अजय राज शर्मा साहब ने कहा ठीक है साहब, हम अपने अधिकारियों का चयन करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम 6 महीने के भीतर उसको पकड़ लें, न्यूट्रलाइज कर लें, जो भी करना है हम उसका कर लें। ये पहला इंस्टांस था देश में जब किसी एक अपराधी के लिए एक यूनिट अलग से बनाई गई। वीरप्पन के लिए बनाई गई, बाद में कई राज्यों की पुलिस मिला के बनाई गई और वो भी सक्सेसफुल रही, लेकिन उससे पहले ये बनाई गई। तब उत्तराखंड भी मतलब इतना बड़ा प्रदेश था, उसमें एक अपराधी के लिए ये यूनिट बनाई गई। अलग से हम लोगों ने किराए का एक मकान लिया। उन्होंने स्वेच्छा से आने वालों की सूची मांगी, कोई तैयार नहीं हुआ। चूँकि हम लोग ऑलरेडी उस पर काम कर रहे थे, मैं था, सत्येंद्र वीर सिंह साहब थे, अविनाश मिश्रा एक इंस्पेक्टर था, उमेश सिंह थे एक, इस तरह से जो 5-6 लोग थे, क्योंकि लखनऊ में उसने बड़े बड़े अपराध कर दिए थे। उसने मूल राज अरोरा की किडनैपिंग की थी, उसने कुणाल रस्तोगी की किडनैपिंग की थी, उसने सोलोमन एंड सोलोमन एक दवा की बहुत बड़ी कंपनी थी, उसके जो मालिक थे के रस्तोगी, उनकी हत्या की थी। और एक विवेक श्रीवास्तव उस ज़माने में प्रदेश का सबसे बड़ा लॉटरी का व्यवसायी था, लाटू शूट पे उसकी हत्या की थी। और सब ये इत्तेफाक ये कि वो बीच शहर में हुई थी। तो मैं भी और ये सारे लोग, हम लोग उसको परसू कर रहे थे, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, कब आ रहा है कब जा रहा है ये पता कर रहे थे। लेकिन उस समय मुखबिरी बेस्ड ही पुलिसिंग हुआ करती थी, सर्विलांस का कोई स्कोप नहीं था, बिल्कुल नया नया मोबाइल फ़ोन आया था। तो ये बहुत जानकारी नहीं थी कि पैरेलल पे सुना जाएगा, CDR कैसे उसको एनालाइज की जाएगी। अब तो सारी सुविधा सिपाही भी वही कर लेता है। तो तब ये मांगा गया। तो हम अरुण कुमार साहब थे, अरुण कुमार साहब के समय में भी इसने वो ये सब क्राइम अरुण कुमार साहब के समय हुए थे, और इसी सब क्राइम को देखते हुए अरुण कुमार साहब को लखनऊ से हटा दिया गया था। तो उन्होंने सबको इकट्ठा किया, हम लोगों को जो ऑलरेडी काम कर रहे थे, कि ऐसा ऐसा कहा गया है, अगर सब लोग तैयार हों तो चलो वहीं काम करते हैं हम लोग। जब एक ही अपराधी का काम भी तुम्हारे लिए आसान है। तो फिर अरुण कुमार साहब SSP हुए, सत्येंद्र वीर सिंह साहब एडिशनल SP हुए, मैं सर्किल ऑफिसर था, DSP था उस समय। फिर कुछ इंस्पेक्टर्स जो हम लोगों के साथ थे, सबकी एज उन्होंने कहा था 35 से ऊपर मत रखिएगा, भाग दौड़ का काम है, जो फिट हो वही, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जो फिट हो वही इसमें। तो बहुत थोड़े से लोग, 18 या 19 लोग हम लोग उस समय थे। हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए PAC के जो ट्रेंड कमांडो हैं वो दिए गए। 10 उस समय टाटा सूमो गोल्ड, टाटा सूमो को चयन इसलिए किया गया कि उसमें एक तो ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, बाकी और भी फास्ट गाड़ियाँ थी लेकिन उसमें कम लोग आते, और एक तरीके से मॉडर्न पुलिसिंग जितनी होती है अभी उस दौर के हिसाब से पहले चीज़ें हो गई STF में कि वो उसमें कम से कम 4-6 आदमी बैठ सकते हैं, 2-1 कमांडो भी बैठ सकते हैं, अधिकारी भी बैठ सकते हैं। और बड़ी गाड़ी थी, डोमिनेट करके चलती थी, और हम किसी भी गाड़ी का पीछा उससे कर सकते हैं। ये सब देख के अजय राज शर्मा साहब ने 10 टाटा सूमो की डिमांड की, जो तुरंत मिल गई मुख्यमंत्री जी ने। चूँकि फिर राजीव रतन शाह साहब उस समय प्रमुख सचिव गृह थे, वो कहीं बाहर गए थे, वहाँ से NYPD, न्यूयॉर्क में NYPD के कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ कागज़ वागज़ ले आए थे। अजय राज शर्मा साहब को बताया तो उन्होंने एक छोटा सा GO तैयार किया कि 6 महीने के लिए किया गया है, इतने लोग रहेंगे, और इस क्राइम से या इस क्रिमिनल से रिलेटेड जो और काम है, जैसे आर्म्स की तस्करी भी उसमें डाली गई, उसमें ड्रग्स का भी डाला गया।
उस समय नेपाल के बॉर्डर से सोने की तस्करी बहुत होती थी, उसको भी डाला गया। तो ये 5-7 चीज़ें उसमें डाल अच्छा, के ये एसटीएफ सर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए गठित हुई थी? सिर्फ 6 महीने के लिए, हाँ, सिर्फ 6 महीने के लिए। और हम लोगों ने जब वो टारगेट 6 महीने में अचीव कर लिया तो फिर 6 महीने के लिए बढ़ाई गई। फिर उसके बाद हम लोगों ने और टारगेट्स जो शुरू किए तो ये बढ़ाई गई, और फिर इसको करीब 2 साल बाद एक परमानेंट यूनिट बना दी गई। पहले ये किराए के एक मकान में चलती थी विज्ञानपुरी में, अच्छा, और फिर जब इसका विस्तार हुआ, लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया और अच्छे काम हुए, क्रिमिनल्स के खिलाफ बहुत प्रभावी कार्रवाई हुई, तो फिर इसका एक हेडक्वार्टर बड़ा यहाँ पे बहुत बड़ा बनाया गया। अब हर जोनल हेडक्वार्टर में इसकी ब्रांचेज़ हैं, हर जगह इस तरह के लड़के। और इसमें जो सिलेक्शन होता है वो प्रॉपर, मतलब जो भी मुखिया है एसटीएफ का, वो एक टीम वो बनाता है, कमेटी बनाता है। जो भी जिस पद के लिए आएगा उसको अच्छे से स्क्रीन किया जाएगा कि वो इस पद के काबिल है कि नहीं है, और उसके अंदर कोई डर भय जैसी बात तो नहीं है, तब फिर ये आगे इस तरह से एसटीएफ का गठन हुआ था। अच्छा सर, श्री प्रकाश शुक्ला का जो अपराध के जगत में आना हुआ था, वो उसकी बहन को छेड़ा गया, ये किस्सा जी। क्या ये सही है? देखिए, ये कहा ये जाता है कि वो बीच में एक बार बैंकॉक भाग गया, और उससे थोड़ा पहले ही एक लड़के की हत्या हुई थी। उसको जोड़ के लोगों ने बताया कि शायद उसकी सिस्टर के साथ कोई छेड़खानी हुई थी, और उसके मर्डर के तुरंत बाद भाग गया। तो पुलिस ने भी उसको इसी से जोड़ के देखा, और लोगों ने भी इसी से जोड़ के देखा। उसके बाद फिर लौट के आया तो फिर वो शुरू से ही कुछ आपराधिक दिमाग का था, आपराधिक प्रवृत्ति का था। और वो उसका जो ये वर्चस्व वर्ड है, ये वो बार बार इस्तेमाल करता था कि ये वर्चस्व की लड़ाई है, इसमें जो भी सामने मिलेगा वो मारा जाएगा। और उसने जो भी जितने भी टारगेट उसके रहे जिससे बातचीत की, उन सब को यही डायलॉग मारा करता था, ये वर्चस्व की लड़ाई है, जो सामने है वो मारा जाएगा। तो शुरू तो उसने उस तरह से किया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको जब मज़ा आने लगता है तो फिर आगे बढ़ता चला गया, सक्सेस होती गई तो आगे बढ़ता गया, और फिर बहुत आतंक हो गया उसका। अच्छा सर, उसका मतलब उसने टोटल कितने मर्डर किए थे? एक तांत्रिक वाली कहानी मैंने तांत्रिक वाली कहानी है इसमें, उसमें उस तांत्रिक की कहानी के हिसाब से उसे 11 लोग, वो वेस्ट बंगाल का कोई तांत्रिक था जिसको वो मानता बहुत था। जब हम लोगों ने पीछा करना शुरू किया तो अंदाज़ तो अपराधियों को भी लग जाता था कि अब ज़्यादा तेज़ी पुलिस पकड़ रही है। जहाँ हम लोग पहुँचते थे उसके 1 घंटे पहले वो वहाँ से निकल चुका होता था। तो जैसे होता ना, तू डाल डाल मैं पात पात, कभी नाव गाड़ी पे, कभी गाड़ी नाव पे, कभी हम भारी पड़े, कभी वो भारी पड़ा। तो अंदाज़ उसे लग गया था। अपने तांत्रिक से उसने बात की, तो उसने कुछ ऐसा बताया कि तुम 12-15 लोगों को और मार दो, और जो माँ काली माँ के जो नरमुन्नों की माला है 101 की, जिस दिन तुम्हें 101 मार दोगे फिर तुम अजेय हो जाओगे, फिर तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। तो उसके दिमाग में ये घुस गया कि हमें ये 12-15 लोग और मारने हैं, और इनके मरने के बाद तब फिर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये एक बात उसके दिमाग में घुस गई थी, और यही उसी से अंदाज़ ये लगता है कि वो 90 से ऊपर उसने हत्याएं की थी, और अलग अलग जगह की थी, अलग अलग प्रदेशों में की थी, और कई कई आदमी एक साथ भी मारे थे। एक अपराध यहीं लखनऊ में हुआ था, रामनारायण पेट्रोल पंप है कैंटोनमेंट में, उसके मोड़ पे हुआ था। उस समय उपाध्यक्ष थे यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन के, और उनको एक उनके साथ ठेकेदार था इलाहाबाद का, वो उनका गनर, कुल 4 लोग एक ही गाड़ी में एम्बेसडर में थे, उसमें उसने मारे थे। ऐसे ऐसे करके उसकी फहरिस्त बहुत लंबी सर हो गई। खौफ था उसका उस समय का, मतलब खौफ था। ऐसा सुना दुकानें बंद हो जाती थी जल्दी। इसी हजरतगंज में 8-9 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाती थी, लोगों ने निकलना बंद कर दिया। जिसको जिसको उसने कहा कह के मारा, तो ये भीतर भी तो बात फैल जाती है ना। किसी ने कहा कि साहब उसने धमकी दी है। अब जैसे विवेक श्रीवास्तव को उसने धमकी दी थी, उसने अपने लोगों से डिस्कस भी किया था, अरे पता नहीं वो धमकी दे रहा है, ये है वो है, और फिर मार दिया। अच्छा, उसे छपास का रोग था, ऐसा ना हो कि पुलिस और पब्लिक कंफ्यूज हो कि किसने मारा है। वो अखबार के दफ्तरों में टेलीफोन करके बताता था कि ये मैंने मारा है, ऐसा बेखौफ वो हो गया था। तो इसलिए जो नहीं भी जानता था
वो उस हिसाब से जब न्यूज़पेपर में पढ़ता था और जानकारी होती आज के थी। दौर में जैसे लोग जिम्मेदारी लेते हैं फेसबुक हाँ की हाँ पोस्ट से, हाँ, तो ये उस तो समय वो टेररिस्ट करते हैं, हाँ, लेकिन ये अपराधियों में ऐसा कभी नहीं होता कि वो तो कोशिश ये करता है कि किसी को ना पता लगे, हमारा काम हो जाए, पुलिस उलझी रहे कि किसने मारा किसने है, मारा क्या है। किया है, तो वो इस तरह का था। अच्छा सर, कुछ जब 1993 के ब्लास्ट हुए थे तो कुछ ऐसा यूट्यूब के कुछ वीडियोस में मैंने पढ़ा कि दाऊद से भी मतलब श्री प्रकाश शुक्ला का ये था कि कैसे हुए ब्लास्ट, उसने बात करी थी, कुछ नहीं, सच्चाई ऐसा है क्या नहीं, इसमें? हम लोग की जानकारी में नहीं है। अच्छा। ऐसा कभी कोई रेफरेंस इसके किसी साथ वाले से, इसके विरोधी से कभी ऐसा कोई रेफरेंस नहीं आया। ओके। अच्छा सर, इसकी फ़ोन टैपिंग का आइडिया कैसे आया? क्योंकि ये उस दौर के हिसाब से ये बहुत आगे की चीज़ थी। फ़ोन टैपिंग करी गई, फिर फ़ोन टैपिंग अभी भी उसकी शायद फ़ोन टैपिंग की सर कुछ रिकॉर्डिंग्स या कुछ देखिए, हैं? फ़ोन टैपिंग का तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस था। पहले लैंडलाइन से बात होती थी। 98 में, 97 के लास्ट हाफ में मोबाइल फ़ोन यूपी में आया, और लखनऊ में तो ये आया है 97 मई वई में। और दो ही कंपनियां थी उस समय, उषा फ़ोन्स और एसआर फ़ोन्स, ये दो थी। एक का नंबर 98380 से शुरू होता था, एक का 98390 से शुरू होता था। और पूरी तरह से वो विकसित भी नहीं थे, जैसे लखनऊ में वो उन्होंने 4 या 5 टावर एसआर फ़ोन के लगे थे, तो वो हज़रतगंज और उसके आसपास आपके मोबाइल का वो तो प्रोसेस में थे उसको करने के। उस समय लैंडलाइन से ही ये बात करता था। हर मतलब 2 चौराहों के बीच में 20 जगह कम से कम पीसीओ लगे होते थे। आप तो पता नहीं उस दौर को आपने देखा है कि नहीं, आज से 15 साल 20 साल पहले लाइन से पीसीओ होते थे। गांव देहात कस्बे सब जगह पीसीओ हुआ करते थे। लोग जाते थे वहाँ पर अपना नंबर बताते थे, और फिर वो मिला के देता था ऑपरेटर, नंबर लिखता था और फिर आपसे बात कराता था। तो ये हुआ कि ये किस किस नंबर से कहाँ कहाँ कैसे निकालें हम लोग। तो बीएसएनएल में कुछ अधिकारी थे, अरुण कुमार साहब के एक बैचमेट भी थे, तो उनसे पूछा गया क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो उन्होंने बताया कि इसकी पैरेलल लिसनिंग जो डीपी बॉक्स होता है, अब तो खंभे भी ख़त्म हो गए, आपको टेलीफोन के खंभे देखने को नहीं मिलेंगे। खंभों के बीच में एक बॉक्स हुआ करता था, उसमें कभी कभी टेलीफोन वाला ऊपर जाके एक पीले रंग का हैंडसेट रखता था और किन्हीं 2 टर्मिनल में वो प्लग लगा कर देता देता था और था, सुन उससे लेता था। उससे हाँ। सुनता था और उसी से वो टेस्ट जी, जी, करता जी, था अपना। हाँ। तो ये बताया गया कि उस अगर आपको सटीक नंबर हो, 1 नंबर 2 नंबर या 4 नंबर, तो आप एक रिक्वेस्ट भेजिए, हम आपको कंसर्निंग डीपी बॉक्स में। तो ये हुआ कि साहब डीपी बॉक्स हम वहाँ सुनेंगे तो दुनिया देखेगी। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं कर सकते आप। पहले जगह जगह पे एक तंबू लगते थे, जब भी कहीं टेलीफोन की लाइन ख़राब होती थी तो एक जो तंबू कनात वाला तंबू होता है, तिरछा वाला, तिकोना वाला, उसके नीचे पहले खुदाई होती थी, फिर उसमें से पतले पतले तारों का गुच्छा निकलता था। हाँ। फिर वो टेलीफोन वाले उसको एक दूसरे से जोड़ के जोड़ते और थे, उसके हाँ। कनेक्शन को देखते थे। तो ये हुआ कि आप लोग उसी के नीचे अगर बैठ सकते हैं तो बैठें, और एक आपको टेलीफोन का सेट दे दिया जाएगा, और उस नंबर पे जितने भी फ़ोन आएंगे या वो जहाँ डायल करेगा वो आप सुनेंगे। लेकिन उसमें माउथ वाले हिस्से को अच्छी तरह से टेप से बंद, क्योंकि जब आप उठाएंगे और बाहर की आवाज़ अगर मिक्स होगी दो बात करने वालों के बीच में, तो चूंकि एक ही साधन था उसमें जिसमें लोगों को ये होता था कि साहब फ़ोन सुने जा रहे हैं, फ़ोन टैप हो रहे हैं, पॉलिटिकल सर्कल में तमाम लोगों के बारे में कहा जाता था। तो शुरुआत में हम लोगों ने इसके लखनऊ के फ़ोन, लखनऊ से बाहर नहीं कर पाए हम लोग, या ज़रूरत नहीं पड़ी। लखनऊ में कई जगह इस तरह के वो टेंट लगे और कुछ फ़ोन रिपेयर करने वाले आए, वहीं बैठ के स्टूल पे, और सभी लोगों ने, मैंने भी, सत्येंद्र सिंह साहब ने भी और अरुण कुमार साहब ने, सब ने, जब इंटरेस्टिंग कोई या ऐसा लगता था कि इससे हमें कुछ मिल सकता है तो वो फ़ोन हम लोग वहाँ बैठ के सुनते थे। फिर जब मोबाइल आया तो फिर मोबाइल के सिलसिले में आपको बताऊं कि सबसे पहले उषा फ़ोन में एक यहाँ पर जो सीईओ आए वो राजेंद्र कुमार सिंह, आर के सिंह, इत्तेफाक से वो मेरे क्लासमेट थे इलाहाबाद के, प्रयागराज के। हम लोग एक ही क्लास में, एक ही सेक्शन में 5th तक पढ़े। उसके बाद फिर वो दूसरी जगह चले गए, मैं दूसरी जगह चला आया। बहुत बाद में उनसे मुलाकात हुई तो वो यहाँ सीईओ होके आए, तो हम और रजनीकांत मिश्रा साहब उस समय एसएसपी थे, हम लोग उनके पास गए, और वो भी एक सिलसिले में ये कि दिलीप होटल में एक गोली चली,
और दिलीप होटल के कमरे में भानु मिश्रा करके एक गोरखपुर के व्यापारी थे, यंग थे, उनके 3-4 लोग वहाँ पे आए हुए थे, किसी टेंडर वेंडर के सिलसिले में आए थे। शिव प्रकाश ने उनको कई बार धमकाया था कि ये टेंडर तुम नहीं लोगे, नहीं आओगे। वो भी ठीक ठाक लोग थे, वो नहीं माने, वो आए थे। इसको पता लग गया तो ये दिलीप होटल पहुंचा और इसने वेटर को गन पॉइंट पे लेके दरवाज़ा खटखटाया और जैसे दरवाज़ा खुला AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। एक मैगज़ीन, 2 मैगज़ीन, 3 लोग थे, पिस्टल और AK-47। तो एक उसमें डेथ हुई थी, बाकी लोगों को गोलियां, भानु को भी गोली लगी थी बाह में। और इस घटना के मतलब अंदाज से कोई 5 या 6 मिनट बाद उसने इनके भाई को गोरखपुर, वो गोरखपुर के रहने वाले थे, उनको फ़ोन किया कि भानु को मार दिया है, उसकी लाश लखनऊ आके ले जाओ। उन्होंने यहाँ SSP को फ़ोन किया कि साहब को, बोले हाँ घटना तो हुई है। तो उसमें पूछा उन्होंने, तो उन्होंने कहा नहीं इस तरह कोई नहीं, एक कोई भानु मिश्रा नाम के हैं जिनको हाथ में गोली लगी है, हॉस्पिटल में है। तो वो लोग खैर भाग के आ गए। यहाँ आने पर उनसे पूछा गया कि आपको किसने बताया, तो उन्होंने कहा साहब ऐसे ऐसे हमारे लैंडलाइन नंबर पे ये इतने बजे फ़ोन आया था। इतने बजे नहीं, उन्होंने अंदाज से ये बताया। लगभग वही समय था जिस समय यहाँ गोली चली थी। तो सब लोगों ने बैठ के कहा कि साहब यहाँ से निकलने के बाद अगर वो 3-4 मिनट या 5 मिनट बाद फ़ोन कर रहा है तो नेचुरली PCO से ही किया होगा। तो उस समय के डिफरेंस में वहाँ जितने PCO थे सब पे टीम लगा के हम लोगों ने, तब STF नहीं बनी थी, तब हम लोग जिलों में थे, तो देखने की कोशिश की कि ये कहाँ से किया गया है। सब खंगाल डाला गया, लेकिन गोरखपुर का वो नंबर किसी भी PCO से डायल नहीं हुआ था, किसी भी PCO से। तो ये हुआ कि आखिर कहाँ से किया उसने, और 3-4 मिनट में वो दूर कहीं जा भी नहीं सकता है। फिर ये हुआ कि हो सकता है उसे तुरंत कोई गाड़ी मिल गई हो या कोई गाड़ी वेट कर रही हो, स्टेशन के पास जा सकता है, लेकिन स्टेशन के पास पहुंचने तक भी 5 मिनट से ज़्यादा समय लगेंगे। तो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसने फ़ोन कहाँ से किया। और उस समय मोबाइल फ़ोन आ गए थे, लेकिन इतना महंगा था कि सामान्य लोगों के पास नहीं थे। उसमें 27 रुपये पर मिनट आउटगोइंग कॉल थी और 10 रुपये पर मिनट इनकमिंग कॉल थी। 98-99 में सोचिए कितना महंगा था, तो सामान्य लोगों के पास वो नहीं था। लेकिन फिर भी मैं और श्री रजनीकांत मिश्रा साहब जो उस समय SSP थे, हम लोग उषा फ़ोन के दफ्तर गए। RK सिंह चूँकि वहाँ आए थे, जब पता किया तो मुझे भी क्यूरियोसिटी थी कि शायद ये वही RK सिंह हैं कि कोई दूसरे हैं। गए तो खैर वही निकले। तो उन्होंने अपने सब टेक्निकल लोगों को इकट्ठा किया कि भाई ये नंबर है जिस पे फ़ोन हुआ है, अगर वो लैंडलाइन से हुआ है तो इन लोगों ने सारे एवेन्यूज़ तलाश लिए हैं, नहीं पता लग रहा है, और अगर मोबाइल से हुआ है तो हमारे यहाँ से या SR से अगर हुआ है, उस समय SR बिल्कुल इस्टेब्लिश हुआ था, उसकी संभावना बहुत कम थी क्योंकि उनके 7 या 8 ही टावर थे। उषा ने अपने आप को इस्टेब्लिश कर रखा था। तो हम दोनों लोग उनके पास बैठे, सारे लोग आए और आधे घंटे 1 घंटे विचार विमर्श के बाद उन्होंने बताया कि ठीक है साहब, ये नंबर हम अपने सिस्टम में डाल के देखते हैं, तब ये शायद पता लग सके कि क्या हमारे मोबाइल से ये फ़ोन किया गया है। खैर हम लोग वहाँ से चले आए और अगले दिन दोपहर में उन्होंने बताया कि हाँ साहब, हमारे यहाँ एक मोबाइल नंबर था उषा फ़ोन का जिससे ये फ़ोन हुआ था। तो पहली बार हम लोगों को ये लगा कि इस अपराधी ने इस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया था। तब पहली बार उन्होंने CDR निकलवा के दी। बड़ा अचंभित करने वाला था कि साहब 1:01 और 5 सेकंड पे ये इनको फ़ोन गया और फिर इतने बजे आया इनकमिंग, लेकिन तब उसमें बहुत फीचर नहीं आते थे। उसमें सिर्फ चूँकि वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो CDR था कि आपने 5 मिनट बात की है तो आपका पैसा कितना हुआ, लास्ट में उसका पैसा जोड़ के उस कॉल के बाद आता था। SMS के लिए अलग से आता था, कॉल के लिए अलग आता था, इनकमिंग आउटगोइंग के लिए अलग आता था। तब पहले उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं आते थे, वो जानने के लिए आपको फिर उनके सिस्टम में ही जाना पड़ेगा। तो ये सब बात बताई उन्होंने कि साहब इसमें हम ये चीज़ें पता कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। तो बहुत दिनों तक हम लोगों ने उनसे उनके टेक्निकल टीम से बहुत सी चीज़ें समझी
तब हम लोगों की समझ में आना शुरू हुआ, तब हम CDR एनालाइज करने लगे, फिर हम SR फ़ोन में जाके एनालाइज करने लगे, तब हम लोगों को भी उसका चस्का लग गया कि तो बहुत आसान है। तो ऐसे शुरू हुआ था ये सर्विलांस का काम, खासकर मोबाइल के सर्विलांस का काम, जो आज भी चल रहा है। सर टैपिंग वाली कैसेट्स क्या अभी भी हैं? कुछ आपने उस लोगों ने आपने टैप किए होंगे इनके फ़ोन्स? नहीं, देखिए ऐसा था उस ज़माने में, जब तक ये कुछ बड़े कांड नहीं हुए थे, तो उतने रूल्स स्टिफ कड़े नहीं थे। हाँ। वो ज़रूर कहीं न कहीं रखी होंगी। उसके बाद तो ऐसा हुआ कि आप एक तो होम सेक्रेटरी उसकी परमिशन देगा और 6 महीने में आप उसको डिस्ट्रॉय करेंगे और एक सर्टिफ़िकेट देंगे कि हमने जो कुछ भी लिसनिंग पे सुना था, उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो अब उस समय ये लागू नहीं था। हाँ। उस समय की कन्वर्सेशन की जो टेप्स हैं या जो वो हैं, पहले तो वो छोटे-छोटे जो सोनी वाले छोटे वाले कैसेट होते थे, छोटा वाला रिकॉर्डर था, वो जेब में हम लोग रखते थे और पैरेलल पे जो कॉल आती थी, उसको उसमें रिकॉर्ड कर लेते थे छोटे। तो वो होंगे कहीं न कहीं ज़रूर होंगे वो। उस समय इसको डिस्ट्रॉय करने वाली बात नहीं थी। ये बहुत बाद में हुआ है। ख़ासकर तब हुआ है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था। अमर सिंह की फ़ोन टैपिंग हुई थी। उसके बाद से नियमों में बहुत चेंज हुआ और बड़े सख्त नियम बनाए गए। अच्छा सर, हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही के पॉलिटिकल रिश्ते कैसे थे? नहीं, ये तो बिल्कुल एक दूसरे के धुर विरोधी थे, एक दूसरे की जान के दुश्मन थे और कारण सिर्फ वही था, रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट। वहाँ पर जो रेलवे का हेडक्वार्टर है, वो उसका बड़ा लंबा एरिया है। वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का काफ़ी बड़ा हिस्सा उसके जुरिस्डिक्शन में है। तो वहाँ पे अब तो सब चीज़ें पारदर्शी हो गई हैं, ऑनलाइन हो गई हैं, टेंडर में किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। उस समय जब बड़े टेंडर निकलते थे रेलवे के तमाम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए, तो टेंडर का फॉर्म लेने के लिए भी आदमी को उस ऑफ़िस में जाना पड़ता था, गोरखपुर के रेलवे ऑफ़िस में, और जमा करने के लिए भी जाना पड़ता था, और जिस दिन टेंडर खुलता था उस दिन भी जाना पड़ता था। तो उन दोनों में ये प्रतिद्वंद्विता थी कि किसके पास, अच्छा टेंडर भी सब 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ वाले हुआ करते थे। तो वो प्रतिद्वंद्विता थी, वो एक दूसरे के खिलाफ बहुत बड़ी-बड़ी कार्रवाई की, बड़े ढेर सारे मर्डर हुए। और कहा तो ये भी जाता है कि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जब उस समय चीफ मिनिस्टर थे, जब इन लोगों में आपस में बिल्कुल मारकाट मची हुई थी, तो गुंडा एक्ट वही इनको टेम डाउन करने के लिए या इस गैंगवार को ख़त्म करने के लिए स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह गुंडा एक्ट को ले आए थे, इनको कंट्रोल करने के लिए। सर, वीरेंद्र शाही के साथ इतने गार्ड्स हुआ करते थे, श्री प्रकाश शुक्ला ने फिर भी उनको मतलब मार दिया? मैंने बताया ना आपको कि वो गार्ड उनके पास एक तो पर्सनल बहुत होते थे, सरकारी भी हुआ करते थे। पहली बार जब अटेम्प्ट किया था शिव प्रकाश ने इनको गोरखपुर में, तो उनका गार्ड, जो पुलिस का गार्ड था, जो बॉडी गार्ड था, जो गनर था, वो मारा गया था, ये इनको गोली लगी थी। लेकिन जब फाइनली जब इसको मारा गया था, तो उस समय वो यहाँ पे अपनी एक किसी महिला मित्र से मिलने आते थे, और जो सिक्योरिटी वाले लोग हैं उनको, ड्राइवर को और गाड़ी को काफ़ी दूर छोड़ देते थे, पैदल आते थे, फिर पैदल उससे मिलते थे, फिर वहीं पे गाड़ी बुला लेते थे, वहीं से चल देते थे। तो इसने उसको रैकी करके बिल्कुल परफेक्टली जान लिया था कि ये जब भी यहाँ आएगा अकेला आएगा, कोई साथ में नहीं होगा। और फिर अंदाज भी उसने लगा लिया कि किस रोड पे, किस गली में ये जाते हैं। तो 31 मार्च का दिन था, रिज़ल्ट डे था उस दिन, लखनऊ में स्प्रिंग डेल स्कूल था। वहाँ पर ये अपने महिला मित्र के घर से निकले, वो महिला मित्र इनके साथ थी, उसका एक छोटा बच्चा था। उसको एक कोई नया मकान दिखाने के लिए या दिलाने के लिए उसी स्प्रिंगडेल स्कूल के मेन गेट के सामने से निकल रहे थे। वो खुद भी, उनकी महिला मित्र भी और एक छोटा बच्चा भी। और ये पहले से घात लगाए तीनों खड़े हुए थे, और ये कम से कम इसने 10 बार पीछा किया होगा इनका, वीरेंद्र शाही का, लेकिन नहीं सक्सेसफुल हुआ। उस दिन जैसे ही देखा कि हाँ अब वो 2 कदम इसकी साइड से वो आगे बढ़े हैं, उसने पीछे गोली मार दी, गिर गए। और फिर उसके साथ बहुत ही ब्रूटली उनको जाने कितनी सैकड़ों गोलियां मारी। और इसको देखने वाले, इस घटना को देखने वाले बहुत लोग थे। बहुत से लोगों ने, क्योंकि स्टूडेंट थे वहाँ, बहुत छोटे बच्चे, 100-125 वो रहे होंगे, 250-300 पेरेंट्स रहे होंगे जो बाहर खड़े हुए थे, और पब्लिक अदरवाइज़ भी थी वहाँ पर, जो रिक्शे वाले और ये जो बच्चों को लेके आए थे,
इतने लोगों के Public बीच place ही में थी वो। पब्लिक प्लेस थी और दिन में 11 बजे उसे मारा था और वो इतना ब्रूटली मारा था। अच्छा, वीरेंद्र शाही का नाम था कि भाई बाहुबली हैं, हाँ। बड़े हैं, इनको कोई छू नहीं सकता। एक बार जब उसने वीरेंद्र शाही को मार दिया, फिर उसका भय हो गया, उसका आतंक हो गया, समाज में व्याप्त हो गया कि ये कुछ भी कर सकता है, ये किसी को मार सकता है, चाहे जितनी बड़ी सिक्योरिटी हो। और शायद यही वजह है जिस किसी ने पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये कम्युनिकेट किया कि आपको मारने की सुपारी ली गई, तो उनको भी ये यकीन करने में बहुत टाइम नहीं लगा कि ये तो ऐसे ऐसे लोगों को मार चुका है, तो ज़रूर कुछ न कुछ इसमें सच्चाई होगी जो उनको बताया गया है कि ये कल्याण सिंह जी के मारने की सुपारी ली है उसने। ओके। जी। श्री प्रकाश शुक्ला की सर 2 फोटो मिलती हैं इंटरनेट पे, एक एनकाउंटर वाली और एक जो, और उसमें कुछ सुनील शेट्टी की बॉडी थी जी और जी चेहरा जी श्री जी प्रकाश शुक्ला जी का था। जी। इसके पीछे क्या कहानी है सर? अब इसके पीछे कहानी ये थी कि देखिए, उसको ये पता था कि पुलिस हमारी फ़ोटो ढूंढ रही है। कोशिश हम लोगों ने ये की थी कि गोरखपुर में ही उसका सब, यहाँ तो बहुत बाद में आया, उसका जो कार्य क्षेत्र था वो गोरखपुर में ही था। अदावट भी उसकी सबसे ज़्यादा वहीं पे थी। लोकल पुलिस ने भी बहुत कोशिश की और जब एसटीएफ बन गई तो हम लोगों ने भी कोशिश की पहले फ़ोटो मिल जाए। वो एक प्रोसीजर होता है कि साहब फ़ोटो हो और फ़ोटो सबको दिखाई जाए, पब्लिक प्लेस पर लगाई जाए, लोग देख के सूचना दें, 4 नंबर उसमें दिए रहते हैं। एक ये प्रक्रिया होती प्रोसेस है, थी, एक हाँ। एसओपी है इसकी। उसको जब ये पता लगा तो उसने हर उस संभावित जगह पर, जैसे फोटोग्राफर्स, उसको पता था कि वो कहाँ कहाँ किसके तिलक में गया, किसकी बारात में गया, किसके यहाँ मुंडन में गया, तो लोकल वहाँ जो जो उस ज़माने में वही वाली वो कंधे पर रख के चलाने वाला वो वीडियो रिकॉर्डिंग का सिस्टम हुआ करता था, शादी ब्याह में या किसी फंक्शन में लोग वो करते थे। तो उसने दिमाग लगाया कि ये जब मैं फ़लाँ फ़लाँ जगह गया था तो किसने रिकॉर्ड किया था। तो एक एक को उसने टेलीफोन करके भी या खुद जाके कि खबरदार दे मत देना किसी को फ़ोटो, पुलिस बहुत फ़ोटो मांग रही है। उसे कहीं शक हो गया या किसी ने बता दिया कि फ़लाँ फ़ोटोग्राफ़र है, पुलिस वाले कई दिन से उसके यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं और लगता है कि वो फ़ोटो उन्हीं से ले गए, मतलब वो उनको पुलिस वालों को दे देगा। नाराज़ होकर शाम को वो वहाँ पहुँचा, उसको दुकान से बाहर घसीटा और सड़क पे गोली मार दी और ये कहा कि तुम फ़ोटो दोगे पुलिस को। उसके बाद जो दहशत हुई तो कोई अपने पास उसकी फ़ोटो रखता नहीं था। और इधर एसटीएफ चूँकि नई यूनिट थी और तमाम उपहास भी लोग उड़ाते थे कि साहब ये लोग क्या करेंगे, ये जिलों से छोड़ के गए हैं, जिलों के नकारा अफसर, दुनिया भर की बातें। और एक लाइन ये जोड़ देते थे, अभी तक फ़ोटो इनको नहीं मिली, ये कैसे उसको गिरफ़्तार करेंगे या उसका इनकाउंटर करेंगे या उसको न्यूट्रलाइज़ करेंगे, अभी तक इनके पास फ़ोटो नहीं है। ये दबाव बहुत महसूस कर रहे थे हम लोग के। तो फिर हम लोगों ने भी सोचा कि कोशिश करके फ़ोटो का पहले जुगाड़ किया जाए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ थी जब भी अखबार में छपती थी या कोई बड़ा अधिकारी कह देता था तो वो टीसती थी कि बात तो सही है ये, कि हम इतने दिन हो गए एसटीएफ के बने हुए और हम अभी तक इसकी फ़ोटो हम लोग मैनेज नहीं कर पाए। तो उसी प्रोसेस में ये हुआ कि फ़लानी जगह लखनऊ में आता है, फ़लानी जगह लखनऊ में आता है, और मुखबिरों से ही ये पता लगा, कुछ गोरखपुर के मुखबिरों के कांटेक्ट में थे कि साहब इसकी बहन बहनोई एक रहती हैं बालू अड्डे के पास, वहाँ ये जाता है। और कभी कभी सूचना भी मिलती थी कि साहब लखनऊ में है, तो हम लोगों ने तय कर रखा था कि अगर लखनऊ में होगा तो कहाँ कहाँ जा सकता है। कभी गैराज में जाता था अपनी गाड़ी बनवाने के लिए, कभी सैलून में, वो खुद शेव नहीं करता था, वो सैलून में ही शेव कराता था बाल, किस सैलून में जाएगा। तो ऐसी 4-6-10 लोकेशन हम लोगों ने इकट्ठा कर रखी थी। और जब ये पता लगा कि ये आया हुआ है, मान लिया कोई टिप ऑफ मिला कि आया हुआ है, तो फिर उन जगहों पे हम लोग जाते थे कि शायद हाथ लग जाए। ऐसे ही उसके बहनोई के हम लोग पहुंच गए जब ये पता लगा कि ये 2 दिन से आया हुआ है या 1 दिन से आया हुआ है। और वहाँ हम लोगों ने पूछना शुरू किया, कब आया था, कहाँ आया था, कल आया था, झूठ बोल रहे हो, इस तरह जैसे पुलिस पूछती है कि किसी तरह से सच का पता लग जाए। और धमकाया भी गया, डराया गया उसके बहन बहनोई को, तो लेकिन वो मना करता रहा कि नहीं साहब नहीं आया है। और फिर उसके बाद वो कुछ लोग हमारे टीम के ही दूसरे कमरों में गए तो उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियाँ थीं, मतलब श्री प्रकाश शुक्ला की भांजियाँ थीं। तो वो रो रही थीं कि आप हमारे माँ बाप को तंग कर रहे हैं। तो जो भी गया था अधिकारी, उसने पूछा भाई क्या बात है, क्यों तुम रो रही हो।
तो बोले मम्मी पापा को आप लोग मार रहे हैं, इस तरह की कुछ बात की। तो उनका नहीं मार नहीं रहे, हम तो पूछ रहे हैं कि मामा कब आए थे तुम्हारे। तो उसने कहा मेरी बर्थडे में आए थे। वो इनोसेंट लड़की, उसने कहा कि मेरी बर्थडे। बोली बेटा फ़ोटो होगी? बोले हाँ अंकल फ़ोटो है हमारे पास। वो किसी किताब में से 3-4 फ़ोटो ले आई और उसने बताया कि ये हमारे मामा हैं, ये मम्मी हैं, ये पापा हैं, ये हम लोग हैं। जैसे बच्चे बताते हैं उन्होंने बता दिया। तो खैर चेहरे खिल गए हम लोगों के, चलो भाई फ़ोटो तो मिली इसकी। उसके बहन बहनोई से भी हम लोगों ने कंफर्म कराया कि हाँ यही शिव प्रकाश है। लेकिन वो गिड़गिड़ाने लगा, बहन बहनोई उसके, कि साहब कल तक हमको मार देगा वो। तो सब लोगों ने कहा भाई तुम बहनोई हो, तुम्हें क्यों मार देगा? बोले साहब वो उसके लिए कोई साला बहनोई नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, वो ज़रूर मार देगा। क्योंकि बहुत बार वो मैसेज दे चुका है कि जिसने फ़ोटो दी या जिसके पास मेरी फ़ोटो मिली, जिसके पास है वो उसको नष्ट कर दे, जला दे, और अगर किसी ने दी तो उसकी खैर नहीं है। इस तरह की बात उसने धमका रखी थी, बता रखी थी लोगों को। तो वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, सब मारे जाएंगे। तो खैर हम लोगों का काम हो गया, तो हम लोग वहाँ से निकले थे। लेकिन रास्ते में ये डिस्कशन हुआ, एसएसपी साहब कहने लगे यार हो सकता है मार ही दें, और ये 10 जगह बताएगा भी कि साहब हमारे यहाँ से फ़ोटो ले गए हैं और वो कल को हमें मार सकता है। भाई जिस आदमी के ऊपर खतरा है वो अपने बचाव के लिए 10 जगह बताएगा। तो कुछ ऐसा किया जाए कि ये पता न लगे कि ये फ़ोटो मिली कहाँ से है, मतलब बैकग्राउंड उसका ना हो और साथ में जो लोग हों वो ना हो। तो मैंने कहा ठीक है सर, कोशिश करते हैं कि क्या इसका तरीका निकल सकता है। तो हज़रतगंज में जहाँ कैफ़े कॉफ़ी डे है, उस पूरी गैलरी में उस ज़माने में वहाँ खंभों के सहारे वो तार से बांध के इसके बॉलीवुड के जो एक्टर एक्ट्रेसेस के उनके पोस्ट कार्ड मिला करते थे। लोग भेजते थे पहले विश करने के लिए, 5 पैसे का 10 पैसे का टिकट लगाया और वो भेज दिया गया। यंगस्टर्स यूज़ करते थे। तो वहाँ से लौट के जब हम लोग आए तो मेरे दिमाग में आया कि कैसे किया जाए, और निगाह मेरी पड़ी वो खंभों के सहारे उन्होंने पोस्ट कार्ड्स लगा रखे थे, और उसमें एक एक करके सभी को देखा गया। लेकिन सुनील शेट्टी की जो वो उसी तरह लगभग खड़ा हुआ था जैसा ग्रुप फोटोग्राफ में शिव प्रकाश खड़ा हुआ था। ओके। तो मैंने कहा 1 मिनट ये मिल जाए, जो भी उसका 1 रुपये या 2 रुपये का, बहुत सस्ते हुआ करते थे। तो खैर बंद हो गए, हमें तो नहीं लगता कोई इस्तेमाल करता है। वो लिया और लेके हम गए ऑफिस, और उसके ब्लेड से उसको काटा, सुनील शेट्टी का वो हिस्सा भी निकाला, उसके ऊपर लगाया, तो ऐसा लगा कि बन जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर एक अमर फैक्स वाले हैं, आज भी हैं वो, उनके यहाँ कलर्ड फोटोकॉपी की अकेले उन्हीं के यहाँ मशीन थी लखनऊ में, किसी के पास नहीं थी। ओके। तो बंटी भाई हैं, वो आज भी हैं, थोड़ा जैसे हमारी उम्र बढ़ी तो उनकी भी, यंग थे उस समय। और चूँकि थाने के ठीक बगल में वो उनकी फ़ोटो स्टेट की, फ़ोटोकॉपी की, कलर्ड कॉपी की दुकान थी, तो बहुत ढेर सारा थाने से जो काम पड़ता है सबके बड़े अच्छे संबंध थे। मैं भाग के उनके पास गया, मैंने कहा भाई ये फ़ोटो बना दीजिए, एक सफ़ेद शीट पे चिपका दिया था। तो उनका ये सब तो कटी पटी है। अरे मैंने कहा इसी की तो हमें ज़रूरत है, किसी अपने कंप्यूटर वाले से कहिए उसको थोड़ा सा ठीक कर दे, इसकी हमें फ़ोटो चाहिए। कितनी चाहिए? मैंने कहा थोड़ी सी बड़ी करके, अगर पोस्ट कार्ड वाले से थोड़ी बड़ी करके 50 कॉपी दे दो तो काम बन जाएगा। उसने फ़ौरन बुलाया उसको, थोड़ा बहुत अभी भी आप देखिए मिसमैच है वो, जो बॉडी से और गर्दन थोड़ी सी मिसमैच है, हल्का सा धड़ अलग लगता हाँ, है। हाँ। कॉलर के पास। लेकिन कोई ध्यान से देखे और जानता हो कि अलग है तभी वो नोटिस कर पाएगा, अदरवाइज़ नेचुरल है वो। तो 50 कॉपी उन्होंने बना दी, और अरुण कुमार साहब ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, और फिर उसकी फ़ोटो बांट दी कि भाई हम पे ये इल्ज़ाम लगा करते थे कि साहब हम लोगों ने फ़ोटो नहीं, ये उसकी फ़ोटो है। उस दिन फिर वो अगले दिन सारे प्रदेश के और देश के भी में छपा होगा, सब जगह उसकी फ़ोटो छपी, टीवी पे फ़ोटो आई, सब जगह आ गई। अमर फैक्स वाले बंटी भाई ने भी देखी, तो उन्होंने कहा ये तो कल ही बनाई है। वो भागे भागे गिरते पड़ते बोले भाई साहब हमको तो मार देगा वो। तुमने कहा कैसे पता लगेगा कि तुमने बनाई है? बोले और किसी के पास कलर्ड वो नहीं है। मैंने कहा तो कलर्ड स्टूडियो फोटोग्राफी वाले बहुत से हैं, कहाँ से बनी किसी को क्या पता लगेगा? तुम भी चुप रहना, हम भी चुप रहेंगे, और डरने की इसमें कोई बात नहीं है। बहरहाल वो छपी, तो वो फ़ोटो उस समय तक कोई दूसरी फ़ोटो उसकी नहीं थी, वही फ़ोटो चली, और उस पर बड़ा उसने आश्चर्य व्यक्त किया। जब वो फ़ोन हम लोग सुनना शुरू किए थे तो उसको फ़ोन करके किसी ने लखनऊ से कहा भैया आपकी फ़ोटो छपी है। तो उसने कहा हो ही नहीं सकता, मेरी फ़ोटो कौन दे देगा?
बताओ क्या पहने हुए हैं। उनका भैया उसमें आप डेनिम की शर्ट पहने, उसने वो ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं पहनी, तो हमारी नहीं है किसी और की होगी। जो बोले नहीं भैया फ़ोटो तो आप ही की है वो। तब उसने कहा अच्छा कटिंग करके भेजना, मैं देखता हूँ। सर ये बहुत क्रिएटिव वो था उस समय का हाँ move। उस समय अब देखिए ऐसा है ना, जब आदमी कॉर्नर्ड होता है, जब आदमी प्रेशर में होता है, जब आदमी काम के प्रेशर में होता है, तभी दिमाग भी चलता है। हाँ। तो ये हुआ कि कैसे अब हम लोग जानते थे कि वो अगर ये पता लग गया कि इसके बहनोई के यहाँ से है तो परेशान तो करेगा ही, उनको मार भी सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो उसकी जान भी बचानी थी और फिर ये तरीका निकल आया, चांस की बात है। और वो फ़ोटो आज तक नेट पर या साहित्य में वही फ़ोटो है। सर श्री प्रकाश शुक्ला का चरित्र कैसा था, क्योंकि वो शायद उसका जो आखिरी में एनकाउंटर हुआ वो भी उसकी गर्लफ्रेंड के ही कारण हुआ, जो हम लोगों ने सीरीज में देखा हाँ है। चरित्र तो उसका बहुत ही लड़कियों के मामले में बहुत ही ख़राब था वो। और राह चलते लड़कियों पे टिप्पणी कर देना और उठा लेना, और लड़कियों के मामले में वो बहुत ही उसका, आपको ध्यान हो मैंने किताब में एक जगह जिक्र किया है कि ये सवेरे सवेरे ट्रैक पे, यहाँ जो स्टेडियम है वहाँ ट्रैक पे दौड़ता था और एक बैग अपना रखता था जिसमें AK-47 रहती थी। तो सवेरे के टाइम में ज़्यादातर छोटे बच्चों की स्कूल के बाहर उनकी मदर्स उसको छोड़ने आती थी ज़्यादातर में। तो ये वहाँ गाड़ी लगा के उन यंग लेडीज़ को देखता था जिनका जो यंग हैं, शादीशुदा हैं और ये पहले बच्चे को लेके आई हैं। और गोमती नगर में ही एक मकान में रहता था। तो ये बात आई बाहर कि वो स्कूल के बाहर देखा गया है, जैसे लोग बताते हैं कि साहब छोटे बच्चों की स्कूल। तो फ़ौरन ये दिमाग में आया कि ये जो है ऐसा तो नहीं है किसी की किडनैपिंग के लिए आया हो, किसी छोटे बच्चे को, क्यों किडनैपिंग भी कर रखी थी इसने कि किसी छोटे बच्चे की किडनैपिंग, फिर हम लोग और प्रेशर में आ जाएंगे। तो 2 कन्वर्सेशन हम लोगों को मिले जिसमें ये कहा गया कि भाई अब वहाँ कई दिन से लोग ये मरमरिंग कर रहे हैं कि कई स्कूलों का नाम भी आया है कि उसके सामने तुम खड़े होते थे। तो उसने बताया ये कह रहे वहाँ किसी कोई बच्चों से हम वो नहीं, बच्चों को नहीं उठाते हैं। वो जो उनकी मदर्स आती हैं, एक तो यंग होती हैं, वो दिखाना नहीं चाहती हैं अपने आप को कि वो शादीशुदा हैं, और बन ठन के आती हैं, कुछ इस तरह के उसने बड़े लूसिड टाइप के कमेंट उन पे किए थे। तो वो इस तरह का आदमी था, मतलब उसने अपने गैंग मेंबर 3 ही आदमी का गैंग रखता था। आनंद पांडे की बहन को नहीं छोड़ा उसने, और इसी बात पे आनंद पांडे और शिवप्रकाश का झगड़ा हुआ और आनंद पांडे शिवप्रकाश शुक्ला से अलग हुआ। तो उसका इस चरित्र मामले का में ढीला बहुत था। बड़ा वीक था, बहुत वीक था। सर 90s का जो दौर था उसमें माफियाओं को लोग जातियों के आधार पे, रॉबिन हुड, मतलब अभी भी आप श्री प्रकाश शुक्ला को देखेंगे तो ब्राह्मण्स का वो कहीं ना कहीं, तो ऐसा था उस दौर में कि वो दिखाते थे खुद को रॉबिन हुड या थे? देखिए ये सब तो शुरू हुआ था इसको लेकर कि जो भी थोड़ा बाहुबली है, मसलमैन है, बैड करेक्टर है, इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको यूज़ करती थी कि साहब वो बूथ तुम देख लेना, 4 बूथ तुम देख लेना, 2 बूथ तुम देख लेना। पूरे नॉर्थ इंडिया में ये करेक्टर सा हो गया था। एक आध 2 इलेक्शन में वो सक्सेसफुल भी हो गए जिनके लिए इन लोगों ने काम किया। फिर इनको लगा कि जब हम इनके लिए कर सकते हैं तो हम क्यों ना हम खुद खड़े होकर अपना लक आजमाएं। और ये वही दौर था 90s का कि ये सब इलेक्शन के मैदान में आ गए और ज़्यादातर जीत गए 90 के दशक में। और उसके बाद के 5-6 सालों में आप देख लीजिए लिस्ट, आपको इलेक्शन कमीशन की साइट पे मिल जाएगी, जितने थे वो सब बाहुबली थे। और उसी तरह से ये तो भला हो इसका EVM मशीन का, TN शेषन साहब का, कि ये मतपत्रों की लूट और बूथ की लूट और ये सब जो चीज़ें हैं ये बंद हुई, नहीं तो ये इसी से घुसे ये पॉलिटिकल सिस्टम में और नेता बन के बाहर निकले। मतलब जनरली ये होता था कि उस दौर में तो क्या होता था, जिसके पास ताकत है वही है राजनीति सस्टेन कर करता पाएगा। था। इसीलिए वो दिखावा करते थे कि 50 गाड़ियों का काफिला, 100 गाड़ियों का काफिला, राइफलें लेके
हूटर बजाते हुए कि आदमी की रूह कांप जाए इतनी लंबे लंबे काफिले देख के। तो वो अपना रौब दाब बनाने दिखाने के के लिए लिए। अपनी ऐसा कि हम जो हैं हम ही सबसे बड़े हैं, इस तरह का। सर पुराना आपने वो वाला दौर पश्चिमी यूपी का देखा हुआ है, जी आज का भी देख रहे हैं, जी, क्या अंतर पाते हैं दोनों में? बहुत अंतर है। देखिए वो 90 का दौर तो उसमें पुलिस बैकफुट पे थी। ये लोग सब आके सत्ता में बैठ गए थे। सत्ता में क्या मतलब, विधानसभा लोकसभा में ये सब घुस गए थे। अब ऐसा नहीं। देखिए ट्रांसपेरेंसी कम्युनिकेशन की इस दौर में अगर कोई ये सोचे कि मैं छिप के ये काम कर सकता हूँ तो वो असंभव है। सबका सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। अगर कुछ छिपा के किया है तो ज़रूर वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। तो अब अगर कोई क्रिमिनल है, क्राइम के बदौलत कहीं और पहुंचना चाहता है, उसके दूसरे दिमाग में दूसरी चीज़ें घुसी हुई हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा सर, इस वर्चस्व को मेरे को ये लगता है कि आपको लिखने का विचार कैसे आया था? कब आपको ऐसा लगा कि इस देखिए पूरे विचार ये कि अगर आप देखें कि श्री प्रकाश से संबंधित कम से कम 100-150 वीडियो जब ये शुरू हुए, यूट्यूब और ये सब तमाम कहानियाँ इंटरनेट पे मैं भी देखता था। और ऐसी झूठी भी कहानियाँ कि बस रोना पीटना आता था कि भाई गजब हो गया ये तो कभी हम लोगों ने खुद नहीं सुना, जो हम लोग साल भर इसका पीछा किए, और अब ये किस्से कहानी आ रहे हैं। और दूसरा था कोरोना का दौर। कोरोना में उस समय मैं आईजी बरेली था, और जिस हिसाब से मौतें हो रही थी तो मौत का भय तो सबको होता है। हम लोग भी उसी हिसाब से परेशान हुए कि आज हैं, पता नहीं कल होंगे ना होंगे। फिर ये खाली भी थे उस समय, सब चीज़ें बंद थीं, गाड़ी घोड़ा आदमी का, पैदल लोग भाग रहे थे गुजरात से, और पूर्वी उत्तर प्रदेश लोग पैदल जा रहे थे। तो किसी को फुर्सत नहीं थी, या ना कोई ऐसा क्राइम था कि पुलिस उसके लिए परेशान हो। सब लोग उसी कोरोना में जो आने जाने वाले लोग थे या जो परेशान लोग, उनके मैनेजमेंट में थे। तो ये लगता था ये कल किसी के साथ हो सकता है ये। तो ऐसे में मैंने सोचा कि जो कुछ भी हमने किया है, और ये मैं सुन रहा था बहुत ज़माने से कि मतलब इतनी झूठी झूठी कहानियाँ आज भी हैं। आप देख लीजिए कि आपको 2021 से पहले की कहानियाँ आप देख लीजिए, सब पता नहीं किसी में कोई फैक्ट नहीं है। तो मैंने सोचा कि हम भी खाली हैं और इसको लिख ही डालते हैं कि कम से कम जिस किसी को इसके बारे में कोई एक्स्ट्रा जानकारी हो तो ठीक है, वरना एक रेफरेंस की तरह, कम से कम पुलिस वाले तो एक रेफरेंस की तरह से जाने, क्योंकि सही बात क्या है ये सबकी जानकारी में होना चाहिए। इसलिए लिखा था कि ताकि सनद रहे कि ये उस टीम के एक मेंबर का बताया हुआ कथन है। क्योंकि वो उन इसलिए लिखा कहानियों था। को कोई वेरीफाई तो करता नहीं था, कोई नहीं जो वेरीफाई जिसको कर, बेचना है वो बेच जो रहा था। जिसकी मर्जी थी वो बेच रहा था। अच्छा सर, अभी हमारी उस पे बात हो रही थी उस दौर में, आज के दौर में अभी कुछ दिन पहले ही सर अतीक अहमद को हम जानते हैं, वो बड़ा नाम था जी। सर पॉइंट ब्लैंक पे आके 3 लड़के गोली मार के चले जाते हैं, और सारे हाँ इधर-उधर। हाँ हाँ हाँ, सब लोगों वो ने सर देखा, वो थोड़ा तो सा लाइव आ रहा था। हाँ, मतलब हाँ, सामने हाँ, टीवी चैनल पे टीवी ये चैनल पहली घटना थी अपने देश में हाँ कुछ इस हाँ तरीके हाँ की। हाँ। तो फिर वहाँ पे लगता है एक समय पे कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्ना है, और एक समय पे एकदम से क्षणिक ऐसा होता है कि 3 लोग आते हैं, पॉइंट ब्लैंक पे गोली मार के 2 लोगों को चले जाते हैं। अब देखिए ना, भीड़ में क्या किसने टारगेट कर रखा है ये तो। अब वो आए थे आईडी लेकर हाँ, प्रेस की। एक सामान्य सी प्रथा है कि प्रेस वाला कोई आईडी लेके और कैमरा लेके अगर कोई जाता है तो उसकी चेकिंग फ्रिस्किंग, अनलेस वो राष्ट्रपति का या पीएम का विजिट हो, तो उसकी चेकिंग फ्रिस्किंग नहीं की जाती है। बहुत वीवीआईपी है या जिसका थ्रेट परसेप्शन बहुत हाई है, उसकी तो हो सकता है लिस्ट के हिसाब से एंट्री की जाए। अब वो खुला हुआ था, अस्पताल के बाहर था, तो उसी भीड़ में घुस के वो आईडी लेके घुस गया, तो किसी ने चेक तो किया नहीं। और एकदम नज़दीक पहुंच के पॉइंट ब्लैंक, फोर्स भी बहुत थी, सब उस चैनल के फ़ोटो फ्रेम में दिखाई दे रही थी। और उन्होंने भी, बदमाशों ने भी कोई प्रतिरोध नहीं किया। जैसे ही पुलिस दौड़ी, वो हाथ उठा के सरेंडर कर दिया उन्होंने। तो प्लान बहुत अच्छा प्लान करके, बहुत जिसको वो कहते हैं कि बड़ा दिमाग लगा के, बड़ा मेटिकुलसली प्लान करके। अब तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के ऊपर है उसको किस तरह से वो कितनी चीज़ें उसमें से निकल के आई हैं, क्या चार्जशीट में आया है,
ट्रायल में क्या आएगा, लेकिन बहुत ही प्लान्ड वे में उन लड़कों ने ये काम किया था। अच्छा सर, जैसे श्री प्रकाश शुक्ला था, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, पूर्वांचल में बहुत सारे वो हुए इस साइड में। हाँ, इसमें मतलब खौफ ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मतलब कह सकते हैं खतरनाक कौन था? देखिए खतरनाक तो शिव प्रकाश ही था भाई। ऐसा तो किसी अपराधी ने नहीं किया कि वो किसी चीफ मिनिस्टर के बारे में सोच भी सके कि मैं इसे मार लूँगा, और चीफ मिनिस्टर खुद बता रहे हैं कि मेरे मारने की सुपारी ली गई, तो खतरनाक ही हुआ वो। और ऐसे ऐसे काम भी किए थे उसने। ब्रिज बिहारी प्रसाद को पटना में मार दिया, सेकंड लेयर के वो नेता थे लालू जी के बाद, और वीरेंद्र शाही को यहाँ मार दिया उसने। तो लोगों को के दिमाग पर ये दबाव बनता था ये सोचने के लिए कि नहीं ये कर सकता है ऐसा, या इसने ज़रूर दिमाग लगाया होगा इसमें, तो ये था। सर आप प्रेजेंट में किन चीज़ों में फोकस है? क्योंकि मैंने सुना है अभी दूसरी किताब भी आ रही है, यूपीएन अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। हाँ, तो क्या क्या उसमें छुआ मैं जा रहा उसको है? देखिए ऐसा है ना कि मैंने उसमें जो अंडरवर्ल्ड का यूपी एंड है उसको, जैसे अबू सलेम है, बबलू श्रीवास्तव है, और तमाम और लोग हैं जो यहाँ से गए और वहाँ कभी इसमें और कभी उसमें शामिल हो गए। 93 के ब्लास्ट के बाद जब अंडरवर्ल्ड का डिवीज़न हुआ धार्मिक आधार पे, तो उसमें कौन किधर गया, किसने क्या किया, और वो आज तक चल ही रहा है। एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। ज़्यादातर बड़े वाले वो जेलों में हैं। दाऊद पाकिस्तान में है, न वो यहाँ से आ सकता है, न ये जेल से बाहर आ सकते हैं। तो जेलों के भीतर से ये क्या कर रहे हैं और कौन सा ऑपरेशन, किसने क्या क्या किया है, ये एक्चुअली हमने उसको इंसिडेंट वाइज उसे लिखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी लिख भी लिया है, महीने 2 महीने में आ जाएगा। सर मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। जी। सर लास्ट क्वेश्चन कि आज के दौर में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपराध जगत के खिलाफ, कि किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए? क्योंकि ऐसा होता है कि आप किसी पॉलिटिकल वे में जुड़ते हैं, फिर धीरे से आप अपराध जगत में चले जाते हैं, क्योंकि पहले के दौर में ऐसा ही होता था। देखिए पहले जब होता था तो उसके तमाम एक्सक्यूज़ेस हुआ करते थे। एक्सक्यूज़ेस क्या, वो अब आप बताइए, मुख्तार और ये अतीक, इतने मर्डर करने के बाद भी कभी सज़ा नहीं हुई। मुख्तार की भी कभी सज़ा नहीं हुई, तो जब जेल के भीतर गए और फिर परसू करना, तब सज़ा हो पाई। तो यूथ का उस समय ये लगता था, जो फेंस सीटर थे, कि भैया ये बहुत मौज में है, सरेआम गोली मारी, इनका कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना, ये यूथ के दिमाग में था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो कभी भी अपराध की तरफ जाने की कभी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। बहुत बुरा। मैं एक क्राइम पे यूट्यूब पे किस्सा गोई करता हूँ। हाँ। और करीब 1200 एपिसोड हैं उसके, और सब रियल क्राइम पे हैं। मैं लास्ट में बताता हूँ कि देखो इसमें कहाँ कहाँ गलती हुई है और किसने की है। पुलिस ने की तो पुलिस की भी बताता हूँ। तो अब जो यूथ है वो जब जब घुसा अपराध में, पकड़ा गया, पहले वाली बात ख़त्म हो गई। पहले से तो रेफरेंस लेने की ज़रूरत ही नहीं यूथ को। कतई मत घुसिए, कतई अपराध की तरफ मत देखिए। इतने एवेन्यूज़ हैं, इतनी जगहें हैं, आप दिमाग लगाइए, आप मेहनत करिए, आपकी जो जगह बनाइए, आप आगे निकल जाएंगे। अपराध तो किसी चीज़ का, मैंने बताया ना, शिव प्रकाश की कुल आपराधिक उम्र 5 साल की थी, नाम लेने वाला कोई नहीं बचा। तो अब पहले जैसा नहीं है ये। अब आप सोच नहीं सकते हैं कि पहले अपराध करके और फिर राजनीति में आए और फिर चलते चले गए, अब संभव नहीं है। अभी सर सारी चीज़ें सामने 2 मिनट में आ जाती 2 है। पहले मिनट का में दौर आ अलग जाती था, है। अब का हाँ। दौर अलग है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन माय पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। गाइस आई विल रिकमेंड दिस बुक कि आप इसको लें, पढ़ें और एक बार इस यात्रा को तय करें। एंड दिस इज़ द इंग्लिश वर्जन ऑफ द वर्चस्व एंड दिस इज़ द हिंदी वर्जन ऑफ वर्चस्व। तो हर एक जगह पे अवेलेबल है, किसी पे भी जगह जाएं, ऑर्डर करें और इस बुक को पढ़ें। इसकी यात्रा को आप एक बार आप भी जिए। हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू विराट भाई। इफ़ यू लाइक द चैनल प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।